चलिए आज हम लोग पढ़ाई करेंगे प्रस्तावना, उद्देशिका, जिसको उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से जानते हैं, उस उद्देशिका को प्रस्तावना के नाम से भी जानते हैं। अब इस प्रस्तावना का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है संक्षिप्त परिचय। किसी भी चीज को जानना है तो उसका पहले परिचय लेना पड़ेगा। तो यह प्रस्तावना आज जो हम लोग पढ़ने जाएंगे वो संविधान का प्रस्तावना है। किस चीज का? संविधान का। संविधान। अब देखिए हम लोग का जो देश है, भारत देश है, इसके बारे में जो भी हम लोग नियम कानून, जो भी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका है, तो इस सारी जो सुविधा नागरिक संबंधी कुछ नियम कानून है, सरकार जो कानून बनाती है उसका भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि किस तरह का उनको नियम कानून बनाना है। ये सारा किससे है? तो ये सब कुछ संविधान से है। और ये एक मोटी बुक है, 395 अनुच्छेद है जिसमें। तो इतनी मोटी बुक को पढ़ना इतना आसान नहीं है। तो इसको शॉर्ट में जानने के लिए कम पेजों का अध्ययन करके कम से कम समय में जानने के लिए, एक मोटी जानकारी रखने के लिए, परिचय लेने के लिए इस प्रस्तावना का उसमें व्यवस्था किया गया है। आप कोई बुक जो खरीदते हैं तो बुक के अंदर क्या मटेरियल है, हम किस चीज की जानकारी उस किताब से ग्रहण करेंगे, सीखेंगे, तो उसका जानकारी के लिए प्राकथन दिया रहता है। किताब के पहला पन्ना या कुछ 1-2 पेज के बाद शुरुआत में प्राकथन लिखा रहता है या भूमिका से लिखा रहता है, भूमिका। उसी तरह से इस संविधान को जानने के लिए प्रारंभ किया गया प्रस्तावना से। प्रस्तावना से जानकारी हम लोग इस संविधान का लेते हैं कि संविधान हमको किस तरह का नियम कानून देती है, किस तरह की जानकारी देती है। तो उसका सार, संक्षिप्त जानकारी हमको कहाँ से मिल जाता है? प्रस्तावना से। तो प्रस्तावना का मतलब समझ गए। अब देखिए ये प्रस्तावना इस संविधान में सबसे अंतिम में जोड़ा गया था। पूरा संविधान लिखने के बाद तब प्रस्तावना इसमें जोड़ा गया। लेकिन उद्देशिका प्रस्ताव, जब वो प्रस्तावना लिखने की विचार हुई यहाँ भारत के लोगों में, जब भारत के लोग सोचे कि नहीं हम अपनी कानून व्यवस्था अपने तौर तरीका से देश का शासन व्यवस्था चलाएंगे, जब देश आज़ाद होने वाला था, तो उसमें जब संविधान लिखने की बात की गई, उससे पहले किस तरह का संविधान होना चाहिए, इस पे तो विचार विमर्श होगा। एक उद्देश्य, एक रास्ता क्लियर होना चाहिए कि किस विजन के साथ इस संविधान को लिखा जाएगा। उसके लिए उद्देशिका प्रस्ताव था। और उद्देशिका प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को लाया गया था और यह पारित हुआ, पास हो गया 22 जनवरी 1947 को। ये 13 दिसंबर 1946 को लाया गया उद्देशिका प्रस्ताव और पारित हुआ 22 जनवरी 1947 को कि हाँ ठीक है, ये इसी आधार पे इस किताब को लिखा जाएगा। और जब लिख करके कंप्लीट हो गया तो उसमें एक प्रस्तावना जोड़ा गया जो इसी उद्देशिका प्रस्ताव पे ही आधारित था। इसी उद्देशिका प्रस्ताव पे आधारित ये प्रस्तावना बनाया गया और इसी से इसको उद्देशिका भी कहा जाता है। समझ गए? अब हम लोग प्रस्तावना और उद्देशिका समझ लिए। अब देखिए प्रस्तावना का हर दिन प्रार्थना के समय में, प्रार्थना के जो समय होता है स्कूल में, उस दिन उसमें हर दिन बच्चों को प्रस्तावना का पाठ कराया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रस्तावना का पाठ तो कराया जाता है, लेकिन बच्चों को प्रस्तावना का मतलब ही नहीं पता होता है कि ये प्रस्तावना है क्या। रटने को सब एकदम हाथ ऐसे करके बोलेगा कि हाँ हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, इस तरह से सारा प्रस्तावना बच्चा जानते हैं। यहाँ तक कि मेरे विद्यालय में 1-2 के जो बच्चे हैं उनको भी पूरा प्रस्तावना याद है। सब सारे बच्चे याद किए हुए, 1 से लेकर 8 तक का सब बच्चे याद किए हुए प्रस्तावना। आपको समझ में आया कि इसमें एक वीडियो बनाना चाहिए, प्रस्तावना क्या है और इसका एक एक शब्द का मतलब क्या है, ये बताना जरूरी हो गया।
इसीलिए हम यह आज आप लोग से प्रस्तावना की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये प्रस्तावना की जो शुरुआत होती है वो होती है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। अब देखिए इस शब्द का भी मतलब है, हम भारत के लोग का मतलब क्या हुआ, पूरे भारतवासी जो इस संविधान को बनाने में भाग लिए। मतलब ये जो संविधान बना वो किसके द्वारा बना, तो भारतवासी के द्वारा ही, भारत के लोगों के द्वारा ही, भारत के द्वारा लोगों के द्वारा जो उसमें जिसको ये अधिकार दिया गया कि आप संविधान लिखने का काम कीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा भारतवासी मिलकर के इस संविधान का निर्माण किए, लिखे, इसको संकलित किए। तो यही इसका मतलब क्या होता है, हम भारत के लोग का मतलब संविधान को लिखने में किसका भाग है, तो भारत के लोगों को, है ना, भारत के लोगों के द्वारा यह संविधान लिखा गया है। तो पहला सेंटेंस हम भारत के लोग का मतलब क्या हुआ, संविधान लिखने वाले। तो मतलब लिखने वाला कौन हो गया, भारत वाले हो गए, भारत के द्वारा, भारतवासी के द्वारा लिखा गया संविधान। तो अब जो भी इसके अंदर की बात है वो सभी भारतवासी अपने लिए, अपने ऊपर लागू करने के लिए स्वयं कर रहे हैं। इस चीज को आगे हम लोग इसको समझ गए कि हम भारत के लोग का मतलब क्या हुआ। तो संविधान लिखने वाले जितने भी व्यक्ति थे वो कौन थे, भारत के लोग थे। चलिए अब इसके आगे देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक, भारत मतलब अपना देश, हम लोग का जो देश है उसका नाम क्या है, भारत। तो भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अब देखिए इतना बड़ा शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका भी मतलब अब हम लोग जान लेते हैं। हम भारत के लोग का मतलब समझ गए, भारत के लोग। और अब देखिए भारत को क्या बनाना चाहते हैं, तो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाना चाहते हैं। तो इस संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि ये देश, हमारा देश, कौन सा देश, भारत, अपने आंतरिक और बाह्य मामले में, अपने आंतरिक मतलब पूरे देश के अंदर की बात, और विदेशों के साथ जो किसी प्रकार का डील करना है या किसी प्रकार का समझौता करना है, किसी प्रकार का संबंध स्थापित करना है, इस सभी में वो स्वतंत्र हैं। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में स्वतंत्र। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या हो गया कि भारत जो है, हमारा जो देश है, वो अपने देश के अंदर की मामलों में और देश के बाहर वाले से, विदेशों से संबंध स्थापित करने में, व्यापार करने में, किसी भी प्रकार का जो निर्णय लेना पड़ेगा उसमें ये स्वतंत्र है। इसमें किसी प्रकार का कोई दबाव इस भारत पे नहीं है। इसलिए भारत कैसा हो गया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, है ना। तो समझ गए, हम भारत के लोग भारत पे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब देखिए एक और शब्द आता है समाजवादी। अब इस शब्द को समझते हैं, ये समाजवाद का मतलब क्या है। ये समाजवादी, जिस प्रकार भारत को समाजवादी बनाने का बात करते हैं, समाजवादी भारत है, तो किस समाजवाद का मतलब पहले हम लोग जानेंगे, तब जानेंगे। तो देखिए समाजवादी का मतलब होता है, पहले ये देख लीजिए कि समाजवादी का मतलब क्या है, उसके बाद जानेंगे कि भारत में किस प्रकार के समाजवाद को स्वीकार किया गया, एक्सेप्ट किया गया है। अब देखिए ये संपत्ति है, मान लीजिए ये जमीन का टुकड़ा है ना, और इसके मालिक इसके 3 बेटा है।
मतलब हमारा देश भारत हो जाएगा, जिसके संपत्ति का मालिक कौन हो जाएगा, पूरा देशवासी हो जाएगा। अब इसको छोटे से रूप में देखिए कि एक परिवार है जिसकी संपत्ति, जिसके पास एक संपत्ति है जिसमें एसेट में भूमि है और इसका मालिक इसका तीनों बेटा है। लेकिन इन तीनों बेटा में बंटवारा की बात की जाएगी तो ये तीनों बेटा समान रूप से बंटवारा नहीं कर पाएंगे। किसी के पास ज्यादा ताकतवर रहेगा वो ज्यादा भूमि ले लेगा, जिसके पास कम ताकत रहेगा वो कम भूमि ले लेगा। इस सिचुएशन में देख रेख करके बढ़िया से आपस में सामान्य रूप से बंटवारा के लिए एक गवर्नमेंट की व्यवस्था होगी, एक सरकार की व्यवस्था हो, एक गार्जियन की व्यवस्था, हेड का व्यवस्था होगा और ये देख रेख करके इस तीनों मालिक के बीच में इसका संपत्ति का बंटवारा करा देगा। तो ये हो गया समाजवाद का ओरिजिनल रूप। मूल रूप से समाजवाद यही है कि जो संपत्ति है, जो कहीं का भी संपत्ति है, वो उसका सभी पूरे देशवासी मालिक होंगे और सभी का बंटवारा समान रूप से हो, लगभग समान रूप से। उसका काम कौन करेगा, इसीलिए वहां पे सरकार की बात आ जाएगी। सरकार इसीलिए होगी कि समाज में, देश के अंदर जहाँ समाजवादी व्यवस्था है वहां पे सभी को समान रूप से संपत्ति का बंटवारा करेंगे। तो ये हो गया ओरिजिनल समाजवाद। लेकिन भारत का जो समाजवाद है वो है लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद मतलब यहाँ का जो समाजवाद है उसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था को लिया गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब जो व्यक्ति अमीर है, जो मेहनती है, जो वह यहाँ पे अपना निजी संपत्ति इकट्ठा किए हुए है उसको भी लिया गया है और सरकारी संपत्ति को भी यहाँ पे रखा गया है, जिसके माध्यम से सभी व्यक्ति को सामान्य रूप से अधिकार देने का प्रयास किया जाता है और सभी को एक जैसा ऊपर उठाने का प्रयास किया जाता है। यही यहाँ के समाजवाद का मतलब है। समझ गए कि भारतीय समाजवादी का मतलब क्या है, लोकतांत्रिक समाजवाद, जिसका लोकतांत्रिक समाजवाद का अर्थ क्या होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मतलब यहाँ निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार का संपत्ति रहेगा। अब देखिए, एक है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष क्या शब्द है, पंथ निरपेक्ष। अब इस शब्द का मतलब क्या हुआ कि भारत की सरकार, भारत के जो सरकार है वो क्या करेंगे, किसी भी समुदाय या धर्म को समान रूप से ऊपर उठने का, उसको समान रूप से ऊपर उठने का मौका देंगे, अवसर देंगे। उसे किसी खास धर्म को वो आगे बढ़ाने की बात नहीं करेंगे और किसी खास धर्म को दबाने का बात नहीं करेंगे। मतलब कि वो किसी भी धर्म, किसी भी पंथ, किसी भी समुदाय के लोगों को अपने विचार, अपने उपासक की प्रचार व्यवस्था या जो भी है तो उसमें रोक टोक या बाधा नहीं करेंगे, सबको सामान्य रूप से ऊपर उठने का मौका देंगे। तो यही पंथ निरपेक्ष, भारतीय संविधान में इसी को पंथ निरपेक्ष के रूप में इस शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया है। अब देखिए, अगला शब्द है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारत में जो शासन व्यवस्था है उसका अंतिम शक्ति किसके हाथ में है, पूरा पावर किसके हाथ में है? तो यहाँ के जनता में।
मतलब हम लोग जो यहाँ पे शासक बनाते हैं तो शासक अपने मर्जी के हिसाब से जो चाहे वो नहीं कर सकता है, वो जनता के हित में ही काम कर सकती है। इसलिए कि अगर वो जनता के लिए जो संवैधानिक रूप से जो नियम कानून बनाया गया उसके विरुद्ध अगर काम करेंगे तो फिर जनता चुनाव की प्रक्रिया के माध्यम से, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से उस शासक को परिवर्तित कर सकते हैं। तो लोकतांत्रिक का मतलब होता है जो देश लोकतंत्र, मतलब हमारा देश कैसा है तो लोकतंत्रात्मक देश है। लोकतंत्रात्मक देश में सभी शक्ति किसके पास हो जाती है? जनता के पास। आप कभी भी किसी भी प्रकार का काम करेंगे और जनता के खिलाफ में होगा तो फिर जनता आपकी कुर्सी को पलट सकती है और पलट देगी निश्चित रूप से, और फिर अपने पसंद का शासक का चयन कर सकती है। तो यही लोकतंत्रात्मक का मतलब है कि अंतिम शक्ति किसके हाथ में होना है? जनता के हाथ में। अब देखिए एक और शब्द का मतलब समझिए, गणराज्य। गणराज्य, अब इसका मतलब क्या होता है? मतलब हम लोग की प्रस्तावना में दिया हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो अब इस गणराज्य को समझिए, मतलब लोकतंत्रात्मक समझ लिए कि अंतिम शक्ति किस में होगा? जनता में होगा। अब देखिए गणराज्य बनाने के लिए, तो गणराज्य वैसे राज्य को कहते हैं जिसके प्रमुख हेड निर्वाचित होते हैं एक निश्चित समय के लिए। तो जिसके प्रमुख एक निश्चित समय के लिए निर्वाचित होंगे, जिस देश का, उस देश को किस तरह का देश माना जाएगा? गणतंत्रात्मक देश। तो गणतंत्रात्मक का मतलब प्रमुख। हम लोग का, हमारे देश का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति है ना। तो महामहिम राष्ट्रपति जी का चयन होता है, चुनाव होता है। वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था के द्वारा वंशानुगत नहीं होते हैं। हमारे देशवासी उनको चुनते हैं, देश मतलब डायरेक्ट रूप से नहीं चुनते हैं, डायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, जिसमें कि हम लोगों के द्वारा चुना हुआ, हमारे देशवासी के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि उनको वोट दे करके चुनते हैं। तो ये प्रमुख जो होता है वो कुछ निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए है ना, तो निश्चित समय के लिए, जैसे हमारे देश के राष्ट्रपति कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? किसी भी हमारे देश के कोई राष्ट्रपति होते हैं, उनके कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्ष। तो वो निश्चित समय के लिए 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। 5 वर्ष के बाद फिर वो फिर से इलेक्शन चुनाव लड़ सकते हैं या फिर दूसरा कोई चुनाव लड़ सकता है। तो 5 वर्ष तक ही ये चुने जाते हैं। तो गणराज्य वैसे देश को कहेंगे जिसके राष्ट्राध्यक्ष प्रमुख निश्चित समय के लिए चुना जाता हो। बुझ गए? अब देखिए अगले वीडियो में बताएंगे, इसके आगे का जो शब्द सब है उसको बताएंगे।